साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच आज और उलझ गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज फैसला सुनाया कि राज्य सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। हालांकि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जा सकते हैं। अदालत ने साफ कहा कि राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य यानी कि जनरल मानी जाएंगी। इसके साथ ही राज्य में निकाय चुनाव की तारीख घोषित करने का रास्ता भी साफ हो चुका है। अदालत के फैसले के बाद विरोधी दलों ने योगी सरकार पर हल्ला बोल दिया, उसे ओबीसी विरोधी बता डाला। तो मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही नगर निकाय के चुनाव होंगे, यानी साफ है पहले ओबीसी के आरक्षण का रास्ता साफ होगा, उसके बाद ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। आज बात तो चुभेगी में इस खबर का पूरा विश्लेषण होगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ घेरे को मजबूत कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अब ओबीसी आरक्षण को लेकर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। उधर सीएम योगी ने सरकार का रुख साफ कर दिया। उन्होंने पहले कहा कि ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव होंगे। साथ ही इस बात का भी ऐलान किया कि हाईकोर्ट के फैसले के सभी कानूनी पहलू पर विचार करने के बाद राज्य सरकार जरूरत होने पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी। निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के ऑर्डर से फंसा पेच। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बगैर पिछड़ों के आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे और हम कोर्ट जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसमें नया क्या कहा है? वो नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे। ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नई परीक्षा। तरह से ओबीसी SC/ST समाज के साथ है। हर स्थिति में हम उनके हकों के लिए लड़ाई करेंगे। सरकार के स्तर पर निर्णय होने की स्थिति या उस आदेश के क्रम में होगी, सरकार के स्तर पर निर्णय लेंगे। अगर किसी और हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत होगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। विपक्ष का योगी सरकार पर तूफानी हल्ला बोल। अगर उन्हें हकीकत में चुनाव कराना है, सरकार को चुनाव कराना है, तो 5 साल से क्या कर रही थी? 5 साल में आयोग भी बना लेती, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके गिनती भी करा सकती थी, ट्रिपल टेस्ट भी हो सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके अधिकारी पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं, उनकी सोच उनके खिलाफ है। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अब सबसे नई तैयारी। जहाँ तक पिछड़ों के हितों की बात है, अपना दल हमेशा से उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता न कभी किया है न कभी करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जानबूझ करके नगर निकाय चुनाव की सूचना जारी करते वक्त जो संवैधानिक कमियां छोड़ी थी, उसी के फलस्वरूप पिछड़ों को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा है। असल और बुनियादी सवाल यही है कि इनको सही मानों में इनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता भी उजागर हो रही है। कराए चुनाव। कोर्ट के फैसले में हार जीत के गणित की तलाश। केशव मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। भाजपा है तो आरक्षण रहेगा। योगी सरकार का ऐलान, जरूरत हुई तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।
चुनाव को लेकर के भी पूरी तरह से आरक्षण को लागू किया जाएगा, ओबीसी कमीशन का गठन करते हुए, ताकि आरक्षण सही से लागू हो। पूरी इसकी एक बार कमेटी द्वारा बना करके कमीशन के द्वारा इसकी जांच करा करके, सारे सर्वे करा करके। हमारी सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, तो पिछड़ों का जितना आरक्षण बनता है सीटों का, वो पूरा कंप्लीट करा करके ही तभी चुनाव कराने पे काम करेंगे। निकाय चुनाव पर आरक्षण संग्राम। दो 2024 की जंग का ट्रिपल टेस्ट। बात तो चुभेगी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के पेच ने योगी सरकार की उलझन को बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार की तरफ से जारी ओबीसी आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि इस वक्त बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए जाएं, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में काफी समय लगेगा और ऐसे में ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है और सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी और जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उधर विपक्ष ने योगी सरकार को पिछड़ा विरोधी करार दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से वही फैसला आया। कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए जारी ओबीसी आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। इसके अलावा निकायों में प्रशासक नियुक्ति के शासनादेश को भी निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा, बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाए जाए। कोर्ट ने साफ कहा, बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो सकता। ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में काफी समय लगेगा। ऐसे में ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोकतांत्रिक चरित्र को मजबूत करने के लिए चुनाव जल्द से जल्द हों। चूंकि नगर पालिकाओं के चुनाव और नगर निगमों के चुनाव का समय आ गया है, इसलिए उनका चुनाव तुरंत कराया जाए और उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन दिया जाए। ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व न की जाए और बिना ओबीसी के सीट के चुनाव करा दिया जाए, क्योंकि ट्रिपल सर्वे के तहत उसमें समय लगेगा। जो उच्चतम न्यायालय का निर्देश है उसका पालन करने में, इसलिए ये चुनाव बिना उनके रिजर्वेशन के ही करा दिया जाए। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की जीत हुई और सरकार की दलील औंधे मुंह गिर गई। हाई कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भी आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 70 पेज का फैसला सुनाया। बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश जारी किया है। चुनाव कराए जाएं, चुनाव को टाला न जाए। अदालत ने कुल 6 डायरेक्शन दिए हैं। पहला डायरेक्शन है कि 5 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन था वो निरस्त कर दिया है। दूसरा, जो निकायों में जो वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रहे थे प्रशासक, उसको भी माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। तीसरा ये कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई किया जाए और उसके बाद ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। चौथा ये कहा है कि चूंकि ये ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करने में समय लगेगा, इसलिए तब चुनाव कराना जरूरी है, इसलिए चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को बिना आरक्षण दिए करा दिया जाए। पांचवा ये कहा है कि जो यदि मान लीजिए चुनाव नहीं हो पाते हैं और टेन्योर खत्म हो जाता है तो 3 सदस्यों की एक समिति, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक अन्य सदस्य जिसे डीएम नॉमिनेट करेगा, वो कार्य करेगी। ये कुल 6 डायरेक्शंस हैं। कोर्ट ने 93 याचिकाओं को एक साथ पारित किया और निकाय चुनाव के भविष्य पर से सस्पेंस के बादल हटा दिए। कुल मिलाकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में निकाय चुनाव के लिए किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं बचा है। हालांकि सरकार हर हाल में ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव करवाना चाहती है। हाई कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के लिए भी कहा है, राज्य सरकार से कहा है कि अगर वो ट्रिपल टेस्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए कमीशन का गठन करें और उसकी संस्तुतियों को लागू करें, लेकिन ये संस्तुतियां इस चुनाव के लिए नहीं, अगले चुनाव के लिए प्रभावी मानी जाएंगी। मामला ओबीसी वर्ग से जुड़ा है और ओबीसी वर्ग यूपी में सियासी दलों के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। ऐसे में योगी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि इस मामले में ओबीसी वर्ग का वोटर नाराज हो।
एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उसने ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट को लेकर एक आयोग गठित करने का निर्णय किया है। सरकार ने साफ किया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा और उसे बरकरार रखने के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट भी करवाएगी और ट्रिपल टेस्ट के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ओबीसी आरक्षण पर फैसला आया और सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। हालांकि तैयारी पहले से थी और फैसला आने के कुछ ही देर के भीतर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी। सरकार ने साफ किया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। इसे बरकरार रखने के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट करवाएगी और ट्रिपल टेस्ट के बाद ही निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। यानी निकाय चुनाव का टलना अब करीब करीब तय हो चुका है। जरूरत पड़ी तो सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देगी। मामला ओबीसी वर्ग से जुड़ा है और सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। सीएम योगी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न करवाया जाएगा। हमारी सरकार लगातार ओबीसी एससी एसटी समाज को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही है और जो विपक्ष है पूरी तरह से डिरेल्ड है, हताश है। उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इनके पास डेवलपमेंट का कभी एजेंडा नहीं रहा। ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है। जब जब ये सरकार में रहे हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे, लुच्चे, इनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। उधर नगर विकास विभाग ने भी हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन शुरू कर दिया है। कानूनी विशेषज्ञों से राय मशवरा जारी है। कोशिश यही है कि बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव ना हो। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। सरकार दिखा रही है कि वो ओबीसी आरक्षण से समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं। लेकिन चुभने वाला सवाल ये है कि बिना ट्रिपल टेस्ट किए ही आरक्षण की सूची क्यों जारी कर दी गई? क्या सरकार को नहीं पता था कि ये मामला कोर्ट में फंस सकता है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट को लेकर स्थिति साफ कर चुका है। आप समझिए ट्रिपल टेस्ट होता क्या है। आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य में ओबीसी वर्ग की अलग अलग स्थिति है। इसमें राज्य सरकार को तय करना होगा कि वो अपने राज्य में ओबीसी को कितना आरक्षण देना चाहती है। हालांकि महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला दिया था। इसी के अनुसार राज्य को कमीशन बनाना होता है। ये कमीशन ओबीसी वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और इसी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू होता है। ये भी ध्यान रखना होता है कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा न हो। इसी प्रक्रिया को ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण न देने पर भी स्थिति साफ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट न होने पर ओबीसी की सीटों को अनारक्षित माना जाएगा। राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों का आरक्षण अलग अलग है। राजनीतिक आरक्षण देने के पहले ये देखना है कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है इन बॉडीज में। तो एक कमीशन डेडिकेटेड जिसे कमीशन कहा जा रहा है, प्रदेश सरकार पहले एक कमीशन बनाएगी। वो कमीशन ये स्टडी करेगी, इंपेरिकल इंक्वायरी। इंपेरिकल इंक्वायरी का मतलब है कि वो रिकॉर्ड देखेगी पिछले साल इलेक्शंस के कि कितने लोग चुन के आ रहे हैं ओबीसी के लोग। अगर वो पर्याप्त हैं तो रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला पानी की तरह साफ है। फिर भी सरकार ऐसी दलीलों के साथ कोर्ट में पहुंची जो 5 सुनवाइयों के बाद भी धराशायी हो गई। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट के मानक क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। पहला,
इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। दूसरा, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं। तीसरा, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। ट्रिपल टेस्ट हुआ नहीं और सरकार हाई कोर्ट में फंस गई। सरकार ने जो आरक्षण तय किया था उसमें नगर निगम मेयर में 17 में से 4 सीटों पर ओबीसी आरक्षण था। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 200 सीटों में 54 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटों में से 147 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने भाजपा की मजबूती के आधार पर ओबीसी आरक्षण सूची जारी कर दी। अभी भी भाजपा के कुछ नेता खुलकर कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं। ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं है ये कहना। पूरी ईमानदारी के साथ जो ओबीसी का कोटा बनता है उसी के हिसाब से सारी सीटों को आरक्षित किया गया था। और एक बीच में एक व्यवधान आया है हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, तो इस व्यवधान को भी के बारे में पार्टी बैठ करके विचार करेगी, उसका रास्ता निकालेगी। हाई कोर्ट से जो फैसला आना था वो आ चुका है। अब बारी सरकार की है, वो इस मामले में कितनी तेजी से काम करती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। लेकिन सरकार का जो प्लान है उसके हिसाब से निकाय चुनाव में अब देरी हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट के फैसले ने विपक्ष को लामबंद कर दिया है। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस तक ने सरकार को ओबीसी विरोधी करार दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अगर भाजपा सत्ता में रही तो पिछड़े वर्ग को संविधान में दिए गए अधिकारों को छीन लिया जाएगा। अखिलेश के साथ ही मायावती ने भी कहा कि भाजपा ओबीसी आरक्षण की विरोधी है। वहीं भाजपा ने विरोधियों पर तीखा पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर उसकी सरकार आंच तक नहीं आने देगी। सरकार की ओबीसी आरक्षण वाली सूची हाई कोर्ट में रद्द हुई तो अखिलेश यादव पिछड़ों वाली सियासत को लेकर फ्रंट फुट पर आ गए। फैसले के कुछ ही मिनट बाद अखिलेश ने ट्वीट किया, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा को साथ देने की अपील है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। यानी सिर्फ पिछड़े ही नहीं, अखिलेश की कोशिश दलितों को भी सतर्क करते हुए अपने साथ जोड़ने की है। कोर्ट का फैसला आने के बाद अखिलेश ने कई ट्वीट किए। किसी में लिखा, भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है, तो किसी में लिखा, भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ, दाने बांटकर खेत लूटने वालों से बचे। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण की सूची निरस्त होने पर सपा की तरफ से ट्वीट की बाढ़ आ गई। कोई इसे पिछड़ों के साथ नाइंसाफी बता रहा था तो कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश। शिवपाल यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहे। और सरकार ये जानती थी कि बगैर ट्रिपल टेस्ट किए हुए चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार ने जानबूझ करके ये खामियां पैदा की। ये सरकार दलितों की पिछड़ों की विरोधी है। पहले तो गलत तरीके से आरक्षण को लागू किया है और अब मुझे लगता नहीं है कि ये कोर्ट के फैसले का भी अक्षर से पालन करें, क्योंकि इनकी नीयत निकाय चुनाव को लेकर साफ नहीं है।
समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति मुस्लिम और ओबीसी के इर्द गिर्द ही घूमती है। यही वजह रही कि कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस फैसले पर टिप्पणी न की हो। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने लिखा, निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले। मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी। जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेज को ढीला छोड़ दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आज पेज को टाइट करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया। बीजेपी, आरएसएस हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीनों का जो कैरेक्टर है वो मूलतः मंडल विरोधी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो मंडल कमीशन के तहत जो आरक्षण हुआ था उसके विरोधी का चेहरा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव को अखिलेश यादव ने ओबीसी मोर्चे पर ही लड़ा। जितने दलों से गठबंधन किया था वो हर दल ओबीसी वर्ग से ही जुड़े थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को बड़ा हथियार बना लिया है। पल्लवी पटेल ने ट्वीट किया, मैं पहले भी कहती आई हूं कि ये संविधान विरोधी सरकार है। आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मोहर लगा देता है, वरना 18 घंटे काम करने का वायदा करने वाली सरकार 6 महीने पहले आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी क्या? सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, मायावती ने भी इस फैसले को लेकर सरकार को घेरा। मायावती ने ट्वीट किया, सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाई कोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता को प्रकट करता है। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। यूपी में ओबीसी का वोट हर किसी को चाहिए, फिर वो सपा बसपा हो या फिर कांग्रेस। ओबीसी आरक्षण की सूची रद्द होने पर कांग्रेस ने भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। तो ये तो सरासर ओबीसी के पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी और लड़ाई लड़ेगी। अगर उन्हें हकीकत में चुनाव कराना है, इस सरकार को चुनाव कराना है, तो 5 साल से क्या कर रही थी? 5 साल में आयोग भी बना लेती, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके गिनती भी करा सकती थी, ट्रिपल टेस्ट भी हो सकता था और समय पर चुनाव हो जाता। यूपी में निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी जमीन तैयार कर रही है और कोर्ट का फैसला आने पर सियासी गुस्सा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी, योगी जी, केशव मौर्य जी कहां छिपे हो? सामने आओ। पिछड़ों का हक क्यों मारा ये साफ बताओ। नौकरी में आरक्षण छीना, चुनाव में आरक्षण छीना, बस चले तो पिछड़ों के जीने का हक भी छीन लेगी भाजपा। निकाय चुनाव पर सबकी अपनी अपनी सियासत है। ओपी राजभर की गोल गोल बातें सुनिए। तो हाई कोर्ट ही सर्वोपरि नहीं है, लोकसभा विधानसभा सर्वोपरि है ना? तो आरक्षण लागू होगा। अभी हाई कोर्ट ने दिया है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है ना। अभी एक खबर आग की तरफ फैल रही है जब से फैसला आया है। तो अब जिन लोगों ने सरकार बनाई है, अब वो लोग भी सरकार में बैठे हुए लोगों से सवाल शुरू करेंगे ना। ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का फैसला सियासी हंगामा बढ़ाने वाला है, क्योंकि ना तो भाजपा के विरोधी इससे खुश हैं और ना ही भाजपा के सहयोगी। अपना दल एस की तरफ से ट्वीट हुआ, ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जरूरत पड़ी तो अपना दल एस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। एक तरफ कोर्ट का फैसला है तो दूसरी तरफ इस फैसले पर सियासत, और इन सब के केंद्र बिंदु में है योगी सरकार, जो निकाय चुनाव का भविष्य तैयार कर रही है, साथ ही विरोधियों पर पलटवार भी कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को टैग करते हुए ट्वीट किया, सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी अखिलेश यादव जी नौटंकी बंद करें। बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। मेरा वादा है, भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा। अब निकाय चुनाव की गेंद सरकार के पाले में है। सरकार ने कमीशन बनाने की बात कह दी है, यानी देर से ही सही पर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला। यह हमला शब्दों के जरिए नहीं बल्कि एक पोस्टर के जरिए बोला गया। पोस्टर सपा के लखनऊ दफ्तर के बाहर लगाया गया।
इस पर लिखा था कि राजभर का समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। दरअसल सुबह सपा के मुखिया एक के बाद एक लगातार अखिलेश यादव को निशाने पर लेते रहे हैं। हाल ही में उनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि अखिलेश के कथित नवरत्न सुबह सपा को तोड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए पार्टी से निकाले गए नेताओं को चोरी छुपके सपा के दफ्तर में बुलाते हैं। सपा के ताजा हमले पर राजभर ने कहा कि अति पिछड़ी जातियों के हक की आवाज बुलंद करना सपा की नजर में गुनाह है। सियासत में सम्मान के साथ अपमान के घूंट कैसे पिलाए जाते हैं, ये पोस्टर इसका एक उदाहरण है। सपा और सुभाषपा में जुबानी जंग थोड़ी देर के लिए थमी तो पोस्टर वाला वॉर शुरू हो गया। ये पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा है, जिस पर लिखा है ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। अखिलेश और राजभर की सियासी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। नया विवाद यह है कि सुभाषपा के कई बागी नेता सपा की शरण में जा रहे हैं और यही बात सुभाषपा को चुभ रही है। सपा का दावा है कि ओम प्रकाश राजभर भी सपा के साथ आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से ये पोस्टर लगाकर उन पर प्रहार हुआ है। जैसे ही ये पोस्टर मीडिया में आया, राजभर को सपा का ये काम चुभ गया। 4 बार की सरकार में अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। नेपाल, प्रजापति, बिंद, कीवट, मल्ला, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुलाहा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इन जातियों को समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? जब इनसे हक की बात करिए तो बुरा है, इनके साथ लोडर बन के रहिए तो अच्छी बात है। हम अपने आज जैसे महिलाएं आई हैं, अपने हक के लिए निकल के आई हैं ना, घरों से महिलाओं को निकाल करके यहाँ तक पहुँचाना बड़ा टेढ़ी खीर है। जब से सपा और सुभाषपा के बीच दूरियां बढ़ी हैं, दोनों दल एक दूसरे पर चुभने वाले हमले कर रहे हैं और सपा दफ्तर पर लगा ये पोस्टर दोनों के बीच की जंग को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। ये तो अराजकता का इनका प्रमाण है। ये हमेशा से गुंडागर्दी करते हैं, ये थाने में दलाली करने वाले लोग थे और ये अति पिछड़े दलितों का ये जमीन लूटने वाले थे। जमीन पर होर्डिंग लगा करके ये कहा करते थे ये मेरी जमीन है, अब यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है। जो जमीन लूटने वाले थे आज वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग लगा करके ये संदेश दे रहे हैं कि हम अराजकता वाले हैं, हम गुंडागर्दी करने वाले हैं। सपा दफ्तर पर ये पोस्टर समाजवादी युवजन सभा की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन जब अखिलेश से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर के पोस्टर लगे हैं कार्यालय के बाहर। बड़ा सवाल नहीं है। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर के पोस्टर लगे हैं कार्यालय के बाहर। बड़ा सवाल नहीं है। सपा और सुभाषपा के बीच दुश्मनी का पोस्टर चैप्टर शुरू हुआ तो भाजपा अखिलेश पर हमलावर हो गई। भाजपा कहती है ये सियासत में समाजवाद का नया दौर है, जहां संवाद की सीमाओं को बंद कर दिया गया है। तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों को तो हमने देखा था कि किसी व्यक्ति से मत भिन्नता होने पर उस पर प्रतिबंध लगाना, गर्दन काट लेने की धमकी देना, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो एक व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कि हमारे कार्यालय में नहीं आ सकते। निश्चित रूप से लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी और स्वयं मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा अगर देख रही होगी तो निश्चित रूप से अपने पुत्र की पार्टी पर दुखी हो रही होगी। सपा के इस पोस्टर में सियासत कम, ओपी राजभर पर तंज ज्यादा है। सपा ये दिखाने की कोशिश में है कि राजभर दोस्ती के लिए नेताओं के दर दर घूम रहे हैं, लेकिन सपा में उनकी एंट्री अब कभी नहीं हो पाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की। कानपुर पुलिस की कार्रवाई बताती है कि बहुत जल्द इरफान सोलंकी पर बुलडोजर वाला एक्शन हो सकता है। दरअसल कानपुर पुलिस इरफान सोलंकी की अवैध संपत्तियों को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू करने वाली है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ घंटे पहले ही उन पर गैंगस्टर वाला केस दर्ज किया गया है। यानी कि
अखिलेश यादव जब से इरफान सोलंकी से मिलकर गए हैं, तब से इरफान की मुसीबत कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले इरफान सोलंकी की जेल बदली हुई, फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई और अब सपा विधायक की अवैध संपत्तियों को चिन्हित करने की तैयारी तेज हो गई है। कानपुर पुलिस और प्रशासन की सख्ती बताती है कि इरफान सोलंकी का भविष्य कितनी बड़ी मुसीबत में घिरने वाला है। खबर है कि जैसे ही कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत ऐसी संपत्तियों का जब्तीकरण शुरू हो जाएगा जो अवैध पाई जाएंगी। इस कार्रवाई की जद में सपा विधायक इरफान सोलंकी के कई करीबी भी आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 3 और केस दर्ज कर लिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में पाबंद भी कर दिया गया है इरफान सोलंकी को। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस सपा विधायक इरफान सोलंकी की अवैध संपत्तियों का चिन्हीकरण कराने जा रही है। सूत्रों की अगर मान लें तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गैंगस्टर के तहत ऐसी संपत्तियों का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। पुलिस के रडार पर विधायक के साथ जमीन का काम करने वाले कई लोग हैं। इस लिस्ट में शहर के कई बड़े बिल्डर और कारोबारियों के नाम भी हैं। यानी मुसीबत सिर्फ इरफान सोलंकी की ही नहीं, बल्कि सपा विधायक से जुड़े कई और लोगों के सामने भी खड़ी है। विधायक इरफान सोलंकी के कई करीबी भी इसकी जद में आ सकते हैं, खासकर वो लोग जो उनके साथ जमीनों का काम करते थे। कई बड़े बिल्डर और कारोबारियों के नाम इसमें शामिल हैं। विधायक पर दर्ज केसों की संख्या अब 17 हो गई है। पिछले 2 महीने में ही 6 केस इरफान सोलंकी पर दर्ज किए गए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में FIR की संख्या और बढ़ सकती है। इरफान सोलंकी कानपुर में सपा के चर्चित नेता हैं। सीसामऊ सीट से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किल बढ़ने लगी है। वो ऐसे कानूनी घेरे में फंस गए हैं जो उनकी मुसीबत कई गुना बढ़ा सकती है। इरफान सोलंकी पर अब तक 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें 6 मुकदमे तो पिछले 2 महीने में दर्ज हुए हैं। माना जा रहा है कि मुकदमों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। कानपुर पुलिस हर उस पॉइंट पर काम कर रही है जिसका सिरा किसी न किसी के जरिए इरफान सोलंकी या उनके परिवार से जुड़ता हो। विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी की हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी रही है। नसीम और नई सड़क हिंसा में आरोपी हाजी वसी कंपनी में निदेशक भी रहे हैं। पुलिस इस बात की पड़ताल कर सकती है कि कंपनी के जरिए कौन कौन सी संपत्ति खरीदी गई। कानपुर पुलिस उसका पूरा विवरण छान सकती है। वही विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी की हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी रही है और इसमें नई सड़क हिंसा के आरोपी हाजी वसी कंपनी में निदेशक रहे हैं। पुलिस इसकी भी पड़ताल कर सकती है। इस बात की भी पड़ताल की जा सकती है कि कंपनी ने कौन कौन सी संपत्तियां खरीदी थी और इसके साथ ही इरफान के भाई रिजवान पर भी पुलिस पड़ताल आगे बढ़ा सकती है। इस मामले में पड़ताल आगे बढ़ाई जा सकती है क्योंकि रिजवान उन्नाव में भूमाफिया के रूप में चिन्हित है। साथ ही कौन कौन सी संपत्तियां खरीदी गईं, किस किस कंपनी के मद्देनजर खरीदी गईं। इरफान सोलंकी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। कई गंभीर मामले उन्नाव में उनके खिलाफ दर्ज है। इरफान तो भूमाफिया भी घोषित है। पुलिस जल्द ही उन्नाव पुलिस से संपर्क कर इस पर जानकारी जुटाएगी और वहां की एक एक संपत्ति की पड़ताल कर सकती है। यानी पुलिस को अगर मजबूत साक्ष्य मिलते हैं तो आने वाले दिनों में इरफान सोलंकी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी दिखाई दे सकता है। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपने बयान पर कायम है। सलमान ने दोहराया है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और उन्हें शायरों ने इमाम हिंद तक कहा है। ऐसे में उनकी बात में कुछ भी गलत नहीं है। इससे पहले भाजपा नेता मनोज तिवारी ने सलमान खुर्शीद को मानसिक रूप से बीमार बता डाला था, तो कई दूसरे नेताओं ने भी उन पर चुभने वाला हमला बोला था। खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई तो राम जी भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से और उनके यूपी के समर्थकों की तुलना भारत से की तो नया सियासी संग्राम छिड़ गया। ये मान रहा हूँ कि जो राम को मानना ही नहीं चाहते थे वो राम से तुलना तो करने लगे, राम को मानने तो लगे। लेकिन जब राम को जानने की बात आती है तब मुझे दुख होता है
फिर मुझे कहना पड़ता है कि सलमान खुर्शीद जी अपने मानसिक इलाज कराइए, राहुल गांधी जी राम के भक्त हो जाएं, यही उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब क्या बताएं उनके बारे में, वो उनको ज़्यादा बता रहे हैं जो नंबर बढ़ाने हैं उसके वजह से वो ये बातें बोलते हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है तो सलमान खुर्शीद अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने राहुल की यात्रा की तुलना तपस्या से कर डाली, राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन बता डाला। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो डेली ये मान के चलिए वो सुपर ह्यूमन हो। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। पहले राम से तुलना, फिर सुपर ह्यूमन बताना, और उसके बाद सलमान खुर्शीद दोहरा रहे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं, उन्हें तो शायरों ने इमामे हिंद कहा है। हमारे तो शायरों ने भी कहा है, उर्दू शायर ने भी ये कहा है, भगवान राम इमामे हिंद हैं, इमामे हिंद हैं। हमारे देश की सोच है, कितने ही बच्चों का नाम हम राम रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? हमने कभी किसी बच्चे का नाम रहीम नहीं सुना, लेकिन हमने राम इस देश में बच्चों का नाम सुना है, इसलिए कि जिससे भी अपेक्षा होती है अच्छे काम की, जिसको भी हम चाहते हैं कि वो सही राह पर चले और लोगों को सही राह दिखाए, हम उसको वही नाम देते हैं जिसका हम आदर करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको हम पूजते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी और 5 जनवरी तक राहुल बागपत और शामली होते हुए हरियाणा के सोनीपत का रुख करेंगे। लेकिन सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की यात्रा से पहले यूपी में सियासी माहौल बनाने में पूरी ताकत लगा दी है। उनका राम और भारत से कांग्रेस नेताओं की तुलना वाला बयान इसी का हिस्सा है। कांग्रेस ने राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को न्योता भेजा है, लेकिन तीनों नेताओं की तरफ से यात्रा से जोड़ने की पुष्टि नहीं है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी न्योता मिला ही नहीं। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी? उधर मायावती ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन बसपा ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी अध्यक्ष राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगी। और निश्चित है कि ये पूरा ओबीसी, पूरा अल्पसंख्यक, पूरा पिछड़ा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, जो ये जानते हैं कि न्याय सबको अगर मिल सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में मिल सकता है, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सलमान खुर्शीद राहुल की राह आसान बनाने में पूरी शिद्दत से जुटे हैं, तो वहीं राहुल की राम से तुलना और उनके समर्थकों की भारत की तरह खड़ाऊ यात्रा निकालने की बात ने साधु संतों को भी नाराज कर दिया है। राहुल गांधी को ये तुलना राम से करते हैं, वो नहीं हो सकते, और उनकी पार्टी भारत नहीं हो सकती। राहुल, उनको सलमान खुर्शीद को कहना चाहिए था कि हमारे पैगंबर, हमारे जो इस्लाम है वह कांग्रेस पार्टी है, और हमारे जो क्या कहते हैं अल्लाह खुदा है, वो अल्लाह खुदा स्वयं राहुल गांधी है। राहुल को लेकर सलमान खुर्शीद के बयान पर चाहे जितनी चुभने वाली प्रतिक्रिया आ रही हो, लेकिन सलमान खुर्शीद अपने बयान पर अब भी कायम हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कोरोना पर आज देश भर के सरकारी अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल हुआ। ये अपनी तरह का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल था। इसमें कोविड के संक्रमण की नई लहर से निपटने की हर तैयारी पर की गई। तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर आईसीयू और इमरजेंसी सर्विसेज की हर कमी की तलाश की गई, जिससे समय रहते तैयारियों को और भी ज्यादा पुख्ता बनाया जा सके। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने 3 चीजों को हथियार बनाया है: बूस्टर डोज, मास्क और मॉक ड्रिल। कोरोना वायरस से लड़ाई की तैयारी एक बार फिर तेज हो गई है। चीन का हाल देख देश की राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई हैं। इसी के तहत मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया गया। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में व्यवस्थाओं को परखा गया।
ये मॉकड्रिल हो रहा है। चाइना में कोरोना की जो लहर है, कहा जा रहा है कि अब देश में भी एक लहर आएगी। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उस तरह की लहर नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोग कहीं न कहीं से प्रभावित होंगे। इसीलिए ये मॉकड्रिल की जा रही, तैयारियों को जांचने के लिए ये मॉकड्रिल की जा रही है। हम बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से ये जहाँ पर एंट्री होगी वहाँ पर मास्क भी हमें नज़र आ रहे हैं, सैनिटाइज़र भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ आप देखिए तो तमाम सारे अन्य जो चीज़ें, थर्मामीटर भी है कि कोई भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, मास्क है, सैनिटाइज़र है। अस्पताल में मरीज को भर्ती करने की तैयारी कैसी है, ऑक्सीजन मुहैया कराने की क्षमता कितनी है और कोरोना का फन कुचलने की ताकत कितनी है, इस मॉक ड्रिल में हर बात की जांच हुई। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल का नजारा दिखा। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मैटरनिटी विंग में हम मौजूद हैं। कोरोना की जब घातक लहर आई थी तब इसी मैटरनिटी विंग को डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हेल्थ अस्पताल में, और खुद प्रिंसिपल जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर संजय काला मौजूद हैं और आज एक मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल करने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो ये है कि तैयारियों को परखा जा रहा है। चीन समेत कई देशों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड की ताजा लहर से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जिससे अब भारत में भी चिंता बढ़ गई है और चिंता को दूर करने वाली हैं ये तस्वीरें। मेरठ में भी खतरे से निपटने की रिहर्सल हुई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, किसी तरह की कोई खामियां तो नहीं है, इसी को लेकर आप देखिए कि आज पूरे देश भर में जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। ये तस्वीरें हैं मेरठ के जिला अस्पताल की। आप देखिए मॉक ड्रिल की जा रही है, जो आईसीयू वार्ड बनाया गया है, जो पीको वार्ड बनाया गया है कोविड को लेकर, उसको लेकर किस तरीके से जो तैयारियां हैं, वेंटिलेटर में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, मेडिसिन है या नहीं है, मास्क है, सैनिटाइजर है, तमाम चीज़ें और तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ आज पूरे मेरठ के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसी तरीके से मॉक ड्रिल चल रही है। देश ने कोरोना की संभावित चौथी लहर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यूपी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, ऐसे में चिंता भी सबसे ज्यादा है। आगरा में ऑक्सीजन की स्थिति को परखा गया। देश में कोरोना की तबाही से लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों ने मास्क, बूस्टर डोज से लेकर कई तरह की तैयारियां की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद सभी जिलों में मॉक ड्रिल हुई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में खतरा सबसे ज्यादा है। मॉक ड्रिल के जरिए सब कुछ दुरुस्त होने का दावा अपनी जगह और इतिहास के पन्ने में दर्ज दर्दनाक कहानी अपनी जगह, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी ही तैयारी हुई थी, लेकिन जब कोरोना ने कहर बरपाना शुरू किया तो सारी तैयारी धरी की धरी रह गई थी। कोरोना से निपटने का मजबूत दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग को हमीरपुर की तस्वीर भी देखनी चाहिए, जहां सरकारी अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। 1 साल से तैयार पड़े आईसीयू में ताला बंद है। स्टाफ की तैनाती न होने से ये अभी तक चालू नहीं हो पाया। जब पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं का मॉक ड्रिल चल रहा था तो हमीरपुर के जिला अस्पताल का आईसीयू बंद पड़ा था। लाखों की लागत से हमीरपुर में आईसीयू पिछले साल ही बनाया गया था, लेकिन स्टाफ की तैनाती न होने के चलते वेंटिलेटर और मशीनें धूल फांक रही हैं। अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो हमीरपुर के लोगों का क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी या फिर ईडी की पूछताछ का ताजा दौर खत्म हो जाएगा, इसके लिए कल का दिन बेहद खास होगा। बुधवार को मुख्तार की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है और अब आगे की पूछताछ के लिए उसकी रिमांड बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, इस पर ईडी की तरफ से अदालत में रुख साफ किया जाएगा। अब तक की पूछताछ में ईडी की कोशिश कई पुराने मामलों में मुख्तार से संगीन सवालों के जवाब हासिल करने की थी। किसी नए मामले में उससे और तफ्तीश की जरूरत होने पर ईडी मुख्तार की कस्टडी रिमांड बढ़ाने की भी मांग कर सकती है। ईडी की कस्टडी रिमांड में कैद मुख्तार परेशान है, हैरान है, क्योंकि ना तो ईडी के सवाल खत्म हो रहे हैं और ना ही मुख्तार की मुसीबत। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर आज का दिन भारी रहा और आज की रात भी भारी रहने वाली है, क्योंकि ईडी की पूछताछ पूरी होने के बाद डॉन के गले में चार्जशीट का फंदा पड़ने वाला है।
मुख्तार पहले 10 दिन की कस्टडी रिमांड में था, लेकिन ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड और बढ़ा दी। अब बुधवार को मुख्तार की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है, पर सूत्रों की माने तो पूछताछ के बाद ईडी 1 नहीं 2 नहीं डॉन के खिलाफ एक साथ 3 चार्जशीट दाखिल करने वाली है, क्योंकि मुख्तार अंसारी से एक साथ 3 मामलों में पूछताछ चल रही है। अब इस बात की संभावना कम है कि ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से कि कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की अपील करे, और बहुत मुमकिन है कि पूछताछ खत्म होने के कुछ ही दिन बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। 14वें दिन भी मुख्तार चौतरफा सवालों से घिरा रहा। सूत्रों का दावा है कि इस बार किसी नए बिंदु पर पूछताछ करने की बजाय पुराने मामलों में ही बयान दर्ज किया गया। यानी इस बार भी मुख्तार से उसकी फरार पत्नी अफशा अंसारी, जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय से रिश्ते, विधायक निधि के दुरुपयोग के कथित आरोपों समेत तमाम मुद्दों पर सवाल हुए। मुख्तार से ईडी ने जो सवाल पूछे उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। हर दिन पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। अब इंतजार है मुख्तार के खिलाफ दायर होने वाली चार्जशीट का। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। बात तो चुभेगी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।